Hello students, myself Dr. A.J. Singh belongs to G&R Institute of Management and Technology. Now the topic is plasma membrane. We will discuss about the topic plasma membrane and we will find out some interesting facts that plasma membrane, how it is work, where it is situated and how it is involved in the cell degradation and cell division parts. So about this gathering the information, we will discuss plasma membrane, its constituents and establishment structure. तो अर्नेस्ट ओवरटन एक साइंटिस्ट थे जो चार्ल्स डार्विन के कजिन माने जाते हैं एज ए डॉक्यूमेंट। उन्होंने सबसे पहले लिपिड का एक कंसेप्ट तैयार किया था जिसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से 1899 में कवर किया गया। यानी आज के समय में अगर हम आर्काइव्स में इसके डॉक्यूमेंट्स और अगर इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट चेक करना चाहें तो अर्नेस्ट ओवरटन के नाम से हमें फाउंडर मिलते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहले उन्होंने प्रोपाउंडेड किया था इस वर्ड्स को, और इसी एक प्रोसेस को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए समझाया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरीके से दिखाई देता है, काम करता है, इसका रोल क्या है। तो फर्स्ट टाइम डिस्कवरी के बेस पर अर्नेस्ट ओवरटन को हम क्रेडिट देते हैं। तो ओवरटन ने पाया कि जिस तरीके से एक ऑयल स्ट्रक्चर होती है, लिपिड जिसे हम बोलते हैं, उस ऑयल स्ट्रक्चर की जैसे सेल्स के बाहर एक तरीके की लेयर्स पाई जाती है, एक तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है जो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, जिसमें हाईली मोलिकुलर लेवल है, वेट्स नंबर्स हैं। तो वो इशारा करते हैं, इंडिकेशन करते हैं कि लिपिडस स्ट्रक्चर है, एक दूसरे से लैटस बेस बनी हुई लिपिडस स्ट्रक्चर है जो सेल के बाहर आउटर फिक्सेशन का काम करती है और सेल्स को प्रिजर्व भी करती है, उसको एक्सटीरियर डैमेजेस से भी बचाती है और कवर करने का, प्रोटेक्शन करने का काम करती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर बाय डेफिनेशन हम समझें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एन आउटर मोस्ट एनवेलप लाइक मेम्ब्रेन और a structure which surrounds the cell and its organelle is called the plasma membrane। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट एनवेलप, यानी जैसे लिफाफा होता है, एनवेलप होता है, उसकी तरह की स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन है, झिल्ली की तरह है जो सेल के चारों तरफ यानी कि उसको ढक के रखती है और एक सेल ऑर्गेनेल्स की तरह काम करती है जिसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं जो प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा का मतलब है कि मिक्सचर ऑफ टू और अदर कंपाउंड्स है। इसका मतलब दो या दो से ज़्यादा अदर कंपाउंड्स के द्वारा मिली हुई एक ऐसी परत है, एक ऐसी झिल्ली है जो एक आउटर मोस्ट एनवेलप की तरह काम करता है, एक सेल ऑर्गेनेल्स की तरह काम करता है। तो इसे ट्रीट करते हैं एज ए सेल ऑर्गेनेल्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज ए सेल ऑर्गेनेल, सेल के बाहर की तरफ पाया जाने वाला एक ऑर्गन है। अब इसमें प्रोटीन के साथ साथ लिपिड्स भी है, क्योंकि सबसे पहले जो कंटेंट आता है वो लिपिड्स का है। लिपिड्स में फैट वैल्यूज़ के साथ हाईली मोलिकुलर वेट के कंपाउंड्स जुड़े हुए हैं, उसके साथ साथ प्रोटीन की स्ट्रक्चर है। कई बार हमें यहाँ पे सैंडविच मॉडल देखने को मिलता है। तो यहाँ सैंडविच मॉडल देखने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि जैसे इस तरीके से कोई ब्रेड है, सपोज करिए कि आपके पास इस तरीके से एक ब्रेड की लेयर है और एक और ब्रेड है आपके पास इस तरीके से, ये स्लाइस की तरीके से हम कंसीडर कर रहे हैं। अब ये दो ब्रेड्स हैं, पहली ब्रेड्स यानी कि फर्स्ट स्लाइस यहाँ पे है, दूसरी ब्रेड यानी कि सेकंड स्लाइस यहाँ पे है। अब इसके बीच में फिलिंग करने के लिए, अब यहाँ जो बीच का जो पोर्शन बचा हुआ इसकी फिलिंग करने के लिए हम कई बार क्या करते हैं कि कोई हमने इसमें कुछ जैसे हमने बटर लगा दिया या इसके अंदर कुछ फिलिंग भर दी इस तरीके से। तो अब ये जो थर्ड मटेरियल हो गया, ये थर्ड मटेरियल जो काम करता है यहाँ पे, वो काम करता है प्रोटीन की तरह। तो ये लिपिडस स्ट्रक्चर है, लिपिड से बना हुआ है, ये लिपिडस स्ट्रक्चर है, लिपिड से बना हुआ है, और बीच में जो हम फिलिंग देख रहे हैं ये प्रोटीन्स की हैं। अब ये प्रोटीन्स और लिपिड्स तीनों स्ट्रक्चर मिल करके एक सैंडविच मॉडल तैयार करते हैं। इस सैंडविच मॉडल में हम देखते हैं कि किस तरीके से लिपिड, प्रोटीन और लिपिड मिल करके एक सैंडविच मॉडल बनाने का काम करती है। तो इसमें तीन मेन कंपोनेंट्स हमको ये दोनों मिलेंगे, और साथ हम देखेंगे कि इसमें सेल सरफेस रिसेप्टर भी होते हैं। तो सेल सरफेस रिसेप्टर आपके इंटीरियर
मेम्ब्रेन पर और आउटर मेम्ब्रेन पर, दोनों तरफ मिलेंगे। सेल सरफेस रिसेप्टर आपके आउटर साइड भी मिलेंगे, इधर की साइड, और इनसाइड यानी कि सेल के अंदर की तरफ भी मिलेंगे। इन्हीं सेल सरफेस रिसेप्टर्स की वजह से आयंस, कोई भी आपका मटेरियल मॉलिक्यूल है, वो अंदर इनसाइड यानी एंटर कर सकता है और बाहर की तरफ एग्जिट कर सकता है। तो इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन है जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स की पाई जाती है। तो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है, इसको हम यहाँ पे लिपिडस स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। ये जो लिपिड है ये फॉस्फोलिपिड्स है, यानी कि इधर फॉस्फोलिपिड्स की लेयर है और इधर फॉस्फोलिपिड्स की लेयर है, और उसके बीच में प्रोटीन कंटेंट्स हैं और अदर मटेरियल कंटेंट्स हैं। तो एक तरीके का सैंडविच मॉडल हमें देखने को मिलता है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हम देखें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए है या यूकैरियोटिक सेल्स के लिए, ये दोनों के लिए है। प्रोकैरियोटिक्स ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है और या फिर अनडेवलप्ड कंडीशंस में, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या है कि जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है और जिसमें राइबोसोम्स लेवल हाईली ग्रेड्स के हैं, 70s और 80s के हैं। तो दोनों टाइप्स के सेल्स में ये देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स के साथ भी और यूकैरियोटिक सेल्स के साथ भी। तो ये कॉम्बिनेशन हमें दोनों तरफ मिलेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा और कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है जो सेल को प्रोटेक्ट या प्रिवेंट कर सके। तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से पहले कुछ डिसिमिलरिटीज़ हो सकती है, कुछ ऐसे फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, एब्रेशंस हो सकते हैं जिससे सेल डैमेजेस बन जाए, यानी सेल को डैमेज करे, उसको नुकसान पहुंचाए। तो इन सारे जितने भी फिजिकल फैक्टर्स हैं, उन सभी, जैसे प्रेशर हो गया, हीट हो गया, इसके साथ साथ कुछ केमिकल कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो आउटर सरफेस से कंजॉइंट होकर के सेल को डैमेज कर सकते हैं। तो इन सभी फिजिकल फैक्टर से और केमिकल फैक्टर से बचने के लिए जो प्रिवेंटिव का काम करते हैं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसी के साथ में हम यहाँ पे देखें कि जो सेल कंटेंट्स है उसमें प्रोटोप्लाज्म है। सिंपली जैसे प्लाज्म बोलते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब हो गया, प्रोटो मीन्स हो गया प्रिमिटिव, फर्स्ट। यहाँ पे जो हम वर्ड देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये आपका वर्ड है, ये जो प्रोटो वर्ड है, ये प्रोटो वर्ड है। इस प्रोटो वर्ड का मतलब है प्रिमिटिव यानी कि फर्स्ट, और प्लाज्म का मतलब है जो सिंपली प्लाज्म है। प्लाज्म मतलब एक लिक्विड जैसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कई सारे हार्मोन्स, प्रोटीन्स लेवल के, क्योंकि सारे हार्मोन्स प्रोटीन्स होते हैं, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स, एंजाइम्स, कैटालिटिक फैक्टर्स हैं, प्रोटीन्स लेवल्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ये पाए जाते हैं जो टाइम टू टाइम जिसकी रिक्वायरमेंट सेल्स को होती है वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए, वो प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो उसका एंजाइमेटिक प्रोसेस अलग है, वो काइनेटिक रूल्स के अंतर्गत आते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब होगा कि एक ऐसा लिक्विड है जो सेल के अंदर पाया जाता है। तो उस सेल के अंदर जो सेमी फ्लूइड है, जो सेमी फ्लूइड लिविंग मैटर जिसे हम बोल रहे हैं, ये सेमी फ्लूइड लिविंग मैटर का मतलब प्रोटोप्लाज्म से है। इसका मतलब सेल्स को जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी किसी भी केमिकल्स की बनाने के लिए यानी प्रोडक्शन के लिए और उसको यूज़ करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स प्रोटोप्लाज्म से ही फिलफिल हो पाती है। साइटोप्लाज्म जैसे कि प्लांट सेल्स में भी देखने को मिलता है, इसी तरीके से प्रोटोप्लाज्म एनिमल सेल्स में हम यहाँ पे देखें तो जितने भी रिक्वायर्ड मटेरियल्स होते हैं वो सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो प्रोटोप्लाज्म को इंडिकेट करती है। और इसी प्रोटोप्लाज्म के साथ साथ प्रोटोप्लाज्म को लेते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक साथ वर्क करती हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही ये सेमी फ्लूइड मैटर एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में यानी कि आउटर और एक्सटीरियर कॉम्प्लेक्सेशन के साथ रिक्वायर्ड और टारगेट साइट पे पहुंचता है। जहाँ पे उसकी लिविंग रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे वो जाकर के सिंथेसाइज होता है और आगे के लिए प्रोसेस होते हुए नेक्स्ट वर्जन में काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेल के अंदर सेल डिवीज़न का काम चल रहा है और प्रोटीन सिंथेसिस चल रही है, फॉर एग्जांपल अगर सेल डिवीजन के साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस चल रही है, तो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों का काम होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन अगर शुरू होता है तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने से मतलब है कि यहाँ पर आपको एक कंडीशन देखने को मिलेगी कि सबसे पहले उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। जैसे ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन में आपके डीएनए पॉलीमराइजेशन का काम होगा। तो डीएनए पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डीएनए से एमआरएनए बनेगा। अब डीएनए से एमआरएनए बनने का मतलब है कि इसमें सेपरेशन चेंज होंगी,
न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स के चेन सेपरेशन होने का मतलब है कि अब इसमें कुछ ऐसे एंजाइम इन्वॉल्व होंगे जो आगे चल के दोनों चेन को ब्रेक डाउन करने के बाद में सिंगल फॉर्म में आरएनए की सिंगल कॉपी को प्रोड्यूस करेंगे। और डीएनए का पोलीमराइजेशन का मतलब है कि सिंगल कॉपी से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आगे चल के न्यूक्लिक एसिड्स को बनाने का प्रॉपर काम करेगी। उसके अंदर कई सारे इंट्रॉन्स एक्सॉन्स इस तरह वर्क करेंगे। तो डिटेल में ना जाते हुए सबसे पहले समझ लेते हैं कि डीएनए से जब आरएनए प्रोसेस बनेगा ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और ये जो आरएनए है चूंकि एमआरएनए है मैसेंजर की तरह काम करता है, तो इस मैसेंजर आरएनए से आगे कोडिंग होते हुए सैम्पलिंग कोडिंग होते हुए ये बनाएगा प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक टाइप्स के एमिनो एसिड्स की ज़रूरत होती है। इस प्रोटीन को बनाने के लिए सबसे पहले जिस टाइप्स के एमिनो एसिड्स की ज़रूरत होती है वो राइबोसोम्स पर जा करके उसके कोडोन्स को एंटी कोडोन्स के साथ मिलाएगा और साथ में रिपल्ट करते हुए प्रोटीन चैन बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो वहाँ पर सेमी फ्लूइड लिविंग मैटर जो इसके हम प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं इसकी ज़रूरत होती है। तो जितने भी रिक्वायर्ड मटेरियल्स और कंडीशंस के बेस चेन्स हमें चाहिए होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म से कंडक्ट होते हैं। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे बड़ा रोल है कि जिस रिक्वायरमेंट के मैक्रोमोलिक्यूल्स या माइक्रोमोलिक्यूल्स की हमें ज़रूरत होती है वो टारगेट साइट पे जा करके सेल सरफेस रिसेप्टर पे काम करते हैं। अब टारगेट साइट्स हमारी मान लीजिए ट्रांसक्रिप्शन के दौरान राइबोसोम्स है, और राइबोसोम्स पे जाने के मतलब है कि वो न्यूक्लियस से डीएनए निकल चुका है, यानी कि डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है एमआरएनए में, और न्यूक्लियस से बाहर निकल करके वो राइबोसोम्स पे पहुंचना चाहता है। तो ये जो सफ़र तय होगा वो प्रोटोप्लाज्म के थ्रू मतलब तो प्रोटोप्लाज्म की एक टारगेट साइट से दूसरी टारगेट साइट जो कि राइबोसोम्स है वहाँ पे जाएगा। तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल ये होता है कि सेल सरफेस रिसेप्टर उसको अचीव करेंगे, अपने साथ बाइंड करेंगे, और बाइंड करने के बाद प्रिमिटिव से लास्ट लोकेशन पे पहुंचाने को सिंथेसाइज करने का काम करेंगे। तो इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसक्रिप्शन से लेकर ट्रांसलेशन तक ओवरऑल सारी प्रोसेस में काम करता है। यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक टाइप्स के सेल सॉर्गेटिंग सिग्नल्स में काम करती है। इसके जो फंक्शंस हैं वो 4 टाइप्स के मेन फंक्शंस यहाँ पे मेजर किए गए हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन है, कम्युनिकेशन है, रेगुलेशन ऑफ सॉल्यूट एक्सचेंज है थ्रू द मेम्ब्रेन, एंड आइसोलेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम्स के जो आइडेंटिफिकेशन है वो कम्युनिकेशन का है। तो कम्युनिकेशन पे अगर हम यहाँ पे चेक करें तो कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि किस तरीके से सेल ऑर्गेनेल्स केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट यानी कि एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन होता है आयनिक एक्सचेंज के थ्रू। इसमें आयन चैनल्स होते हैं। ये आयन चैनल्स सेल सरफेस रिसेप्टर्स के थ्रू इनसाइड और आउटसाइड दोनों चैनल्स पे जाकर के बाइंड अप होते हैं, और बाइंड अप होने के बाद में जो भी कैटालिटिक रिएक्शन होती हैं उनको स्टार्ट करते हैं, एक फेज से दूसरे फेज पे ले जाने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ रेगुलेशन ऑफ सॉल्यूट एक्सचेंज है थ्रू द मेम्ब्रेन। तो जितने भी सॉल्यूट मटेरियल्स होंगे वो किसी भी टाइप्स के हो सकते हैं। लाइट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज आयंस होते हैं, और न्यूट्रलाइज फेजेस पे जाकर के बैलेंस होने का काम करते हैं। तो इस तरीके से सॉल्यूट एक्सचेंज भी पास होते हैं मेम्ब्रेन्स के थ्रू। जैसे कि आइसोमेरिज्म के थ्रू केस में देखें तो ऑस्मोसिस होगी, रिवर्स ऑस्मोसिस होगी। तो दोनों प्रोसेस को फॉलो करते हुए रिक्वायर्ड मटेरियल इनसाइड और आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर के सेल के अंदर एंटर या एग्जिट हो सकता है। इसी तरीके से आइसोलेशन देखें तो साइटोप्लाज्म में जो आइसोलेशन है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब आउटसाइड द सेल क्या वर्क है, उसके बीच में सेल सिग्नलिंग कैसे हो रही है, सेल सॉर्टिंग कैसे हो रही है। तो उस एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हुए, उन कंडीशंस पे डिपेंड करते हुए वो आइसोलेशन का काम करते हैं। अब जैसे साथ में हम देखें तो टाइप्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब टाइप्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखा जाए तो इसके फिजिकली कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जो केमिकली उसको बाइंड अप करते हैं और सेल फंक्शंस वाइटल एक्टिविटीज़ को आगे प्रोसेस करने का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फोलिपिड्स है। अभी जैसे पहले बताया कि सैंडविच मॉडल में 2 लेयर्स यानी कि फॉस्फोलिपिड्स की 2 लेयर्स होती हैं। तो यही फॉस्फोलिपिड्स है जिसकी 2 लेयर्स का यूज़ करते हुए कोई भी जैसे फर्स्ट लेयर ये हुई, तो ये फर्स्ट लेयर हम कह रहे हैं इस फॉस्फोलिपिड्स की, और ये दूसरी लेयर हो गई फॉस्फोलिपिड्स की। अब इसके बीच में प्रोटीन कंपोनेंट्स होंगे, इसके साथ साथ कुछ अदर कंपोनेंट्स होंगे जो फिलिंग का काम करते हैं। तो एक लेयर ये, दूसरी लेयर ये, दोनों लेयर्स के बीच में जो फिलिंग है वो ट्राई लेयर बन करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर
तैयार करती हैं। तो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स है, ये अल्टीमेट फैब्रिक ऑफ द मेम्ब्रेन है। तो फैब्रिक का मतलब हो गया कि जो आउटर स्ट्रक्चर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेंस बनाने का काम करती है। अब डेंस बनाने का मतलब है कि यहाँ पे हाईली मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका वेट डाल्टन में होगा। अब हायर मॉलिक्यूलर वेट अगर है तो इस हायर मॉलिक्यूलर वेट को हम डाल्टन में या एटॉमिक वेट में अलग अलग यूनिट्स में मेज़र कर सकते हैं। उसकी यूनिट डिसाइड करके हम उसका मेज़रमेंट और कंपैरिजन कर सकते हैं। इसी में एक आती है पेरिफेरल प्रोटीन। तो पेरिफेरल प्रोटीन है वो प्रेजेंट होती है आउटसाइड या इनसाइड सरफेस ऑफ द फॉस्फोलिपिड लेयर। अब बाइलेयर फॉस्फोलिपिड्स की है तो उसमें इनसाइड और आउटसाइड सरफेस पर ये देखना होता है कि हाइड्रोफोबिक कोर जो है जिसकी वजह से कोई भी मॉलिक्यूलर एक दूसरे से चिपकते हैं या उससे अलग होते हैं। क्योंकि हाइड्रोफोबिक है तो H2 और हाइड्रोजन स्पेसिफिक बॉन्ड्स के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप तय करेंगे जिससे कि एक हाईली एनर्जेटिक बॉन्ड ना बने, यानी कि वीक बॉन्ड्स होते हैं तो उनके टूटने की और जुड़ने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कहा जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड्स होते हैं तो उनके बनने की और टूटने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये इम्प्लांटेड होते हैं फॉस्फोलिपिड्स बाई लेयर्स पे। पेरिफेरल प्रोटीन ये स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स हैं जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स के थ्रू सेल साइड्स पे पाए जाते हैं। इसमें से एक है कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके टाइप्स में आएगा कि किस कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि किन किन चीज़ों से मिलकर के वो बने हुए हैं। उसमें से तीसरा एक पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल फोल्डेड है यानी कि मुड़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल को हम जानते हैं कि HDL के नाम से हाई डेंसिटी लिपिड्स है। हाई डेंसिटी लिपिड्स का मतलब है हाईली मोलिकुलर वेट्स के इसमें कंपाउंड जुड़े हुए हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जुड़ने से मॉलिकुलर वेट को बढ़ाने का काम करते हैं, डेंसिटी बढ़ाने का काम करते हैं। तो इनकी स्ट्रक्चर हाइड्रोफोबिक टेल्स की होती है। इन हाइड्रोफोबिक टेल्स की मदद से कोलेस्ट्रॉल अपने आप को हाइड्रोफोबिक कंडीशंस में ले जाता है और यही फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन को बनाने का, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो हम देख पाते हैं कि जब भी हमें किसी स्ट्रक्चर को या कोई मान लीजिए हमारे पास ऑर्गेनिज्म है या कोई ऐसी लाइफ फॉर्म है, अगर हमें उसे बाहर के एनवायरनमेंट से बचाना है तो हम उसके ऊपर ग्रीस लगा देते हैं या कोई ऐसा एलिमेंट या कंपोनेंट लगा देते हैं जिसकी वजह से बाहर का कोई भी एक्सटीरियर मटेरियल उसके अंदर ना जा सके। तो उसकी सबसे बड़ी जो फीचरिस्टिक वैल्यू है वो यही है कि अगर हम लिपिड्स यानी कि जो ऑयल्स हैं उसको अगर हम लगा देते हैं तो उसके हाइड्रोफोबिक टेल्स की वजह से, हाइड्रोफोबिक टेल्स का मतलब है कि कोई भी पानी से रिलेटेड या उससे संबंधित कोई भी पदार्थ उसके अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से वो वाइटल ऑर्गन एग्जिस्ट कर पाता है बिना डैमेज हुए, बिना कोई नुकसान करे हुए वो सेफ रह जाता है, प्रिजर्व रह जाता है। तो कभी भी किसी चीज़ को बचाने के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मोस्टली हम जैसे ग्रीस लगा देते हैं, ऑयल स्ट्रक्चर लगा देते हैं, वैक्स लगा देते हैं, ऐसी कोई कंपोनेंट या कंपाउंड लगाएंगे जिसमें हाइड्रोफोबिक कंडीशंस हो। तो ये हाइड्रोफोबिक कंडीशंस हमें फैट में देखने को मिलती है, कोलेस्ट्रॉल में देखने को मिलती है। अब इसी का इस्तेमाल करते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल से दूसरे सेल के बीच में प्रोटेक्शन के साथ जुड़े रहते हैं। यहाँ पे अब हमें देखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बने होते हैं। जैसे अदर सेल्स मेम्ब्रेन्स की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोस्टली लिपिड्स और प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो ये हमने भी पहले पढ़ा था कि सैंडविच मॉडल में 2 बाई फॉस्फोलिपिड्स लेयर है और एक प्रोटीन लेयर है जो बीच में फिलिंग की तरह काम करती है। तो इसकी स्ट्रक्चर अभी हम बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन है जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई है, एक स्टेबल बैरियर का काम करती है 2 एक्वस कंपार्टमेंट्स के साथ में। अगर हम इसे डायरेक्टली चेक करना चाहें स्ट्रक्चर के माध्यम से तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। जो कि पहली वाली रेड कलर की स्ट्रक्चर है वो फॉस्फोलिपिड्स को दिखा रही है जो कि हाईली कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ के साथ है, और जो बीच में हमें इस तरीके के लिगेंड्स देखने को मिल रहे हैं ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से ऊपर की रेड स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड्स की है, नीचे की स्ट्रक्चर भी फॉस्फोलिपिड्स की है, और बीच बीच में इस तरीके के जो लिगेंड्स हमें देख रहे हैं, आयनिक चैनल्स जो देखने को मिल रहे हैं वो प्रोटीन्स के बने हुए हैं। तो हाईली मॉलिकुलर वेट्स के प्रोटीन्स हैं जिनका अपना अलग फंक्शंस हैं। बीच बीच में कहीं कहीं हमें कोलेस्ट्रॉल जो कि HDL फॉर्म में हाई डेंसिटी लिपिड्स के रूप में देखने को मिल रहा है, और एक फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर्स हमें इस तरीके से, अगर हम इसको जूम करके देखें तो इस तरीके से बड़ा करके ये दिख पाएगा हमें, इस तरीके के लिगेंड्स हैं। तो ये फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर्स है, बीच बीच में प्रोटीन्स के लिगेंड्स बने हुए हैं, इसमें आयनिक सरफेस रिसेप्टर्स भी बने हुए हैं। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, यानी कि पूरी सेल इस तरीके के स्ट्रक्चर से कवर होगी
जिसकी वजह से सेल अपने आप को प्रोटेक्ट करती है अदर कंडीशंस में। दोबारा लौट करके वहीं पे जाते हैं। इसमें देखते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर फंक्शन क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि एक सेल ऑर्गेनेज की तरह काम करता है, फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर से बना हुआ है। बैक टू बैक फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर्स बनी होती है। ये मल्टीपल लेयर्स हो सकती है। जैसे अगर स्किन लेयर्स की बात करें तो वो मल्टीपल फॉस्फोबाइलिपिड लेयर्स की होती है। इस मेम्ब्रेन को कई जगह पे जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, प्रोटीन्स हो गया, उन सभी प्लेसेस को फिल करने का काम करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमीबल है, रेगुलेट्स करती है मॉलिक्यूल्स को, और किसी भी आउटर या इंटीरियर मटेरियल को, या कोई आयन है या कोई कंपाउंड एलिमेंट्स है, उसको सेल के अंदर और बाहर ले जाने का काम करती है। इसी तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी जो लोकेशन है वो आउटर कवरिंग लिविंग सेल्स के चारों तरफ पाई जाती है। वो साइटोप्लाज्म हो, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन सभी चीज़ों को कवर करती है। अलग अलग सेल्स के बेस पर उसके अलग अलग इंग्रेडिएंट और अलग अलग फीचरिस्टिक्स वैल्यू होंगी। अब जैसे सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन है तो प्लांट सेल्स और बैक्टीरिया में सेल वॉल है, तो सेल वॉल के बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। और अगर सेल मेम्ब्रेन लोकेटेड है सेल वॉल्स ऑफ द सेल्स इन द एनिमल, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो वो लोकेटेड हो गई इंटीरियर और आउटर, यानी कि दो तरीके की बाइलिपिड फॉस्फोलिपिड से मिलकर के बनी हुई है, जो किसी भी सेल्स को कवर करते हुए उसके इंटरनल सेल ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्ट करने का और फिलिंग करने का काम करती है। तो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करती है और सेल के आउटर मोस्ट सेल्स पे, आउटर मोस्ट स्पेसिस पे पाई जाएगी, बाहरी स्ट्रक्चर देखने के लिए है। अब ये प्लांट्स और एनिमल सेल्स दोनों में पास पाई जाती है, शेयर ए फ्यू कॉमन सेल ऑर्गेनल्स। क्योंकि सेल ऑर्गेनल्स तो लगभग लगभग सभी में बराबर होते हैं, हालांकि उसकी कुछ कंपैरिजन वैल्यूज हैं जिसके बेस पे एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स अलग होती है। जैसे वहाँ पे साइटोप्लाज्म मिलेगा, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म है। इसी तरीके से वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे बड़े जो फ्यूचरिस्टिक्स कंपोनेंट्स हैं वो राइबोसोम्स के ग्रेड्स हैं, 70S 40S, उधर पे 30S और 40S। तो सबसे ज़्यादा जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें हमें इस तरीके की प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखें फंक्शन ऑफ द ऑल दीज ऑर्गेनिज इज सेड टू बी वेरी मच सिमिलर, यानी कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट सेल्स हैं चाहे एनिमल सेल्स हैं वो लगभग लगभग एक जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो दोनों का जो केमिकल कंपोजिशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हुए फंक्शन लेवल एक ही है। लास्ट में जाकर के जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेल मेम्ब्रेन्स की, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन्स हैं ये शॉर्ट नोट्स हैं, अगर हम इसको एक एक लाइन में याद करना चाहें तो जिस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं तो ये 4-5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सेल मेम्ब्रेन्स की प्रॉपर्टीज़ पूछ ली जाती हैं। तो पहली है सेल मेम्ब्रेन्स आर थिन एनक्लोजर दैट फॉर्म क्लोज बाउंड्रीज, यानी कि बहुत ही पतली और एक झिल्ली नुमा परत होती है जो बाउंड्रीज का काम करती है। जिस तरीके से किसी भी प्लॉट्स को अगर हमें कवर करना है तो उसके चारों तरफ बाउंड्रीज बना दी जाती है, इसी तरीके से जो सेल है उस सेल की सरफेस को अगर हमें कवर करना है तो इस तरीके से एक बाउंड्रीज बना दी जाती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम करती है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है, 3 इंग्रेडिएंट्स हैं उसके। और सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंग सबसे पहले फॉस्फोलिपिड्स की लेयर्स मिलेगी, फिर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की लेयर बीच में आएगी। सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ए फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर, तो फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर की बनी होती है, हम जैसा कि पहले देख चुके हैं। इसी के साथ सेल मेम्ब्रेन्स एक साथ नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शंस के थ्रू साथ साथ पाई जाती है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शंस होते हैं, क्योंकि इसमें सेल सरफेस रिसेप्टर्स हैं तो उनको टारगेटिंग साइट से जुड़ने की और टूटने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। इसलिए कोवलेंट बॉन्ड और नॉन कोवलेंट दोनों का रोल बहुत ज़रूरी है इसमें। मेम्ब्रेन्स आर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, तो जितनी भी मेम्ब्रेन्स है वो इतनी फ्लेक्सिबल होती हैं, इतनी स्टेबिलिटी के साथ कंज्यूमेबल होती हैं कि फ्लूइड जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, यानी एक ऐसा चिपचिपा फ्लूइडी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसके बीच में से कोई भी एग्जिस्टेड मटेरियल इनसाइड और आउटसाइड सेल के जा सकता है। तो आज के सेशन में अभी हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप कि आपने काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन इससे प्राप्त की होगी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हम नेक्स्ट सेशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।